बनाना है, उस आइडिया को हम ब्रिंग बैक कर रहे हैं थ्रू दिस। और ये इंडिया की पहली ओपन सोर्स सैटेलाइट है। मतलब ये कि यूजुअली ऐसे प्रोडक्ट्स पेटेंट होते हैं ताकि हम उसको आगे कमर्शलाइज करके बेच सकें, बट हमने ओपन सोर्स किया, तो ना मेरा पेटेंट है ना ही किसी का। आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसको वापस बना सकते हो, उसका डेटा यूज़ कर सकते हो, बट एक शर्त है, अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन करते हो तो आप भी उसको ओपन सोर्स करें ताकि आप उसको पेड फॉरवर्ड करें एंड ये कम्युनिटीज़ में बैठे। तो ये हमारा आइडिया है। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बाहर हो रही हैं, बाहर यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं, बाहर जो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं कर रहे हैं। मुझे लगा अगर इसको करके मैं अगर यूएस से लॉन्च करवाता हूँ तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि इसको मुझे विद इन इंडिया ही करना चाहिए। 16 वर्षीय ओमकार सिंह एक सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं। ये नहीं करेंगे, इसरो सैटेलाइट लॉन्च करेगा, लेकिन उस इसरो के सैटेलाइट के पीछे जो दिमाग है वो ओमकार सिंह का है। और ओमकार 12वीं कक्षा के छात्र हैं, यानी 12th क्लास में पढ़ते हैं। और इससे पहले भी ओमकार से एक बार हमने आपकी मुलाकात कराई है, आज दोबारा ओमकार से। ओमकार, लास्ट टाइम जब मुलाकात हुई थी तब क्या बातचीत हुई थी? तब बात हुई थी बाल पुरस्कार जब मिला था 2020 में, तो उसके रिगार्डिंग हुई थी, तब क्या अचीवमेंट्स रही। तो अब ले लिया था बाल पुरस्कार, तो आगे कुछ करने की क्या जरूरत थी? अब कुछ करते रहेंगे तभी नाम बना रहेगा। अच्छा जी। तो मुझे ये बताइएगा, अब आपने एक कोई सैटेलाइट, पहले तो लोगों को ये बताएं कि हम इस वक्त ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर की सरकार यहाँ पे करवा रही थी, उस ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में हम लोग आए हुए थे। ओमकार का भी यहाँ पर एक स्टॉल है और ओमकार यहाँ पर अपना सैटेलाइट दिखा रहे हैं, जिस सैटेलाइट को इसरो लॉन्च करने जा रहा है। मुझे ये बताइएगा क्या है सैटेलाइट, आए जरा सैटेलाइट के ऊपर, कहाँ पे सैटेलाइट आपका? ये है हमारा स्पेसिफिक सैटेलाइट। सो इसका नाम है इनक्यूब। ये एक छोटा नैनो सैटेलाइट है जिसका वेट 1 किलोग्राम से भी कम है, एंड इसको आप हाथों में पकड़ सकते हो क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है। जैसे ये मैकेनिकल स्ट्रक्चर है तो मैंने इसको एक हाथ में पकड़ लिया, सो इट्स वेरी इजी टू होल्ड। अब इसमें मेन क्या है कि सैटेलाइट्स का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, एक नैनो फॉर्मेट है। नैनो फॉर्मेट होने की वजह से आप इसको ईजिली कम दाम में लॉन्च कर सकते हो, बिकॉज जो लॉन्च प्राइस इसरो या कोई भी स्पेस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करता है वो उस बेसिस पे प्रोवाइड करता है कि उसका वेट क्या है। अब हमने जब साइज़ छोटा कर दिया तो उसमें हम टेक्नोलॉजीज उतनी ही ऐड करेंगे क्योंकि अब टेक्नोलॉजी भी नैनो हो गई है, तो हमने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। दूसरी चीज़ क्या है, जो सैटेलाइट की मार्केट है आज के टाइम पे, या क्यूबसैट हम जिसको बोलते हैं, क्यूब फॉर्मेट को, तो वो मार्केट कमर्शियलाइज्ड हो गई है। एक्चुअली क्यूबसैट जब बनाई गई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एक आइडिया ये था कि क्यूबसैट छोटी साइज़ के सैटेलाइट्स बनाई जाएँ ताकि रिसर्चर्स यूज़ कर सकें, बट बाय टाइम क्या होता गया, इसको ही कमर्शियलाइज कर दिया गया। तो हम क्या कर रहे हैं, जो 2002 में ये रिसर्च हुई थी उसका जो ओरिजिनल आइडिया था कि इसको हमने ओपन करना है, लोगों के लिए बनाना है, रिसर्चर्स के लिए बनाना है, उस आइडिया को हम ब्रिंग बैक कर रहे हैं थ्रू दिस। और ये इंडिया की पहली ओपन सोर्स सैटेलाइट है। मतलब ये कि यूजुअली ऐसे प्रोडक्ट्स पेटेंट होते हैं ताकि हम उसको आगे कमर्शलाइज करके बेच सकें, बट हमने ओपन सोर्स किया, तो ना मेरा पेटेंट है ना ही किसी का। आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसको वापस बना सकते हो, उसका डेटा यूज़ कर सकते हो, बट एक शर्त है, अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन करते हो तो आप भी उसको ओपन सोर्स करें ताकि आप उसको पेड फॉरवर्ड करें एंड ये कम्युनिटीज़ में बैठे। तो ये हमारा आइडिया है। आइडिया आपका तो है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, ये सैटेलाइट जो बनाया है ये आपकी अपनी अकेले की मेहनत है या इसके पीछे कुछ और दिमाग भी है? कुछ यहाँ पे हिडन जेम्स भी हैं, जैसे मेरा फ्रेंड है वो है निहाल, तो ये जो आप मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देख रहे हैं, उन मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स की जो 3D मॉडलिंग होती है जिसको हम स्कैड मॉडलिंग बोलते हैं, वो उसने करी है। सो इज़ अ हिडन जेम बिहाइंड। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्क रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल दैट इज डन बाय मी। तो सैटेलाइट यही है? यही सैटेलाइट है। अच्छा, तो मतलब इसी सैटेलाइट को अब ये इसको इसरो के साथ आपकी बातचीत हो गई है या हमारी इसरो के साथ बातचीत चल रही है। हमारा जो पहला जो लॉन्च है प्रोबेबली वो दिसंबर में होगा। वो एक ऑर्बिटल लॉन्च नहीं होगा, मतलब वो ऑर्बिट में नहीं जाएगी सैटेलाइट, बट एक छोटे ऑल्टीट्यूड पर रहेगी और उसकी टेस्टिंग होगी। तो उसके ऊपर हमारी डिस्कशंस चल रही हैं, बट प्रोबेबली जो हमारा लॉन्च पार्टनर होगा वो इसरो ही होगा। लॉन्च पार्टनर आपका इसरो ही होगा। आप नासा के साथ भी बात कर सकते थे, आप रशिया की स्पेस एजेंसी से भी बात कर सकते थे, चाइना की स्पेस एजेंसी से भी बात कर सकते थे, क्योंकि आपके पास दिमाग है और आपने एक सैटेलाइट तैयार किया है। इसको लॉन्च करने के लिए और इसका फ़ायदा लेने के लिए आप किसी से भी बात कर सकते थे। तो आप इसरो से लगातार बात कर रहे हैं, उसका क्या कारण? उसके दो मेन कारण हैं। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बाहर हो रही हैं, बाहर यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं, बाहर जो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं कर रहे हैं। मुझे लगा अगर इसको करके मैं अगर यूएस से लॉन्च करवाता हूँ तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि इसको मुझे विद इन इंडिया ही करना चाहिए। एंड विद इन इंडिया एक टाइम था हमारे पास एक ही ऑप्शन था, वो था ISRO। आज के टाइम पे जब स्पेस को ओपन करा गया है, रिसेंटली स्काई रूट का लॉन्च आपने सुना होगा, इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट। अब उसी तरीके से और कंपनीज आ रही हैं जिसमें लॉन्च करें, तो हमारे पास अब एक प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस है विद इन इंडिया। सो इंडिया से लॉन्च करने का दूसरा कारण ये है कि सबसे ज़्यादा लो कॉस्ट और एफिशिएंट आपको इंडिया में ही मिलेगा। आप यूएस में जाएंगे, आप रशिया स्पेस एजेंसी से बात करेंगे,
कॉस्ट भी उनकी हायर होगी एंड पॉसिबल है कि उनका रॉकेट फेल हो जाए, बट इंडिया इतने रेगुलरली लॉन्चेस कर रहे हैं उसकी वजह से उसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपका इस सेटेलाइट का लॉन्च है, इस लॉन्च के सिलसिले में इसमें क्या कोई पैसा भी बहुत सारा इन्वॉल्व होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी मदद आपकी कर रही है? सरकार आपको क्या कह रही है? आई वुड कंसिडर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ सपोर्टिव, क्योंकि एक स्टूडेंट सैटेलाइट प्रोजेक्ट में इसको कंसिडर करा जाएगा, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट एंड या इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। सैटेलाइट की लॉन्चिंग में देर आर लाइक 20 to 30 lakhs लग जाते हैं इतने साइज सैटेलाइट को लॉन्च करने में, बिकॉज दिस इज़ अ बिग बिजनेस एंड जस्ट नॉट फ्रॉम द बिजनेस एंगल। अगर इसरो को भी अपनी जो उन्होंने रॉकेट बनाया है करोड्स की जिसकी कॉस्ट है उसको कवर करने के लिए भी दैट कॉस्ट इज सेंसिबल। अगर आप आउटसाइड इंडिया जाओगे वो आपको करोड्स में कॉस्ट पड़ेगी, जिससे आपको 1 से 2 करोड़ का कोड देंगे, विद इन इंडिया आपको लैक्स में मिलेगा। सो दिस इज़ वन बेनिफिट एंड बट फॉर इन माई केस because some mutual understandings, I can't disclose everything, but there have been certain discounts and lot of support provided by ISRO and IN-SPACe, जो ISRO की नोडल एजेंसी है जो इस टाइप की सैटेलाइट्स की ऑथराइजेशन को कवर करती है। अब मुझे एक चीज़ और बताइए, ये सैटेलाइट करेगा क्या जाकर? सो इस सैटेलाइट में जस्ट लाइक एवरी सैटेलाइट हर एक में एक स्पेसिफिक मिशन असाइन होता है, तो इसमें 2 मेन मिशंस हैं। तो एक जी, तो जो हमारा मेन मिशन है वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये सैटेलाइट किसी लेबोरेटरी में एक स्पेसिफिक लैब कंडीशन में नहीं बनाई गई है, इन हाउस बनाई गई है, उसकी वजह से इतने चांसेस हैं कि ये सैटेलाइट शायद स्पेस में जाके काम ना करे, बिकॉज इट इज़ नॉट डेवलप्ड लाइक दैट, राइट? एक प्रोफेशनल मेंटरशिप के अंदर नहीं बनाई गई। बट आई बिलीव, मेरी रिसर्चेस कहती हैं कि जिस तरीके से बनाई गई इट मे वर्क। सो एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन है कि वेदर जो ये पूरी की पूरी सैटेलाइट है क्या स्पेस में, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत हार्श होता है, रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर अप डाउन बड़ी स्पीड में करता है, +80 और -40 तक जाता है, तो हमने देखना है कि उस इन्वायरमेंट को सस्टेन कर पाए कि ये हमारा फर्स्ट मिशन है। सेकंड मिशन है हमारा सेंसर स्पेसिफिक मिशन। सो इसमें एक सेंसर जिसको हम बोलते हैं ADC, एटीट्यूड डिटर्मिनेशन एंड कंट्रोल। सो उस सेंसर का जो डेटा होगा, दैट इज सैटेलाइट का मोशन क्या क्या है, सैटेलाइट किस एंगल में फेस कर रही है, कितनी देर में टंबल कर रही है, क्या डिग्रीज हैं, उनको हम करेंगे। वो एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है फ्रॉम अ कॉमन मैन्स लैंग्वेज। इसमें एक वेदर मॉनिटरिंग भी है और एक कैमरा भी है। सो वेदर मॉनिटरिंग में ये धरती का वेदर नहीं बताएगी, बट ये बताएगी कि जिस ऑल्टीट्यूड पे है, लेट अस से 500 किलोमीटर्स में डिप्लॉय होती है, तो वहाँ पर एक्चुअली क्या टेम्परेचर हो रहा है, वहाँ पे क्या प्रेशर है, वहाँ की वेदर कंडीशंस क्या हैं। इससे क्या होगा इन फ्यूचर जब रिसर्चर्स अपने पेपर्स लिख रहे हैं इनकेस, या लेट अस से किसी और ने सैटेलाइट बनानी है, बिकॉज दिस डेटा इज़ ओपन, इट इज़ नॉट पेड, पीपल विल एबल टू नो कि क्या कंडीशंस होती हैं स्पेस में। अगर उन्हें कुछ बनाना है तो उनको पता चल जाएगा कि हमने कैसा हार्डवेयर यूज़ करना है कि इस टाइप की कंडीशंस को वो विथस्टैंड कर पाए स्पेस में। सो दिस इज़ द आइडिया। ओमकार, इतना सब कुछ, इतना ज्ञान, इतना सब कुछ, तो 12वीं करने की ज़रूरत क्या है? मतलब सीधा नासा चले जाओ, मतलब 12th भी क्यों करनी है? मतलब वहाँ पेपर में क्या लिखना है? मैं वैसे 12th अभी इंडिया से नहीं कर रहा, मुझे स्कॉलरशिप मिली। 11th तक मैंने इंडिया में करा, 12th मुझे US एक स्कूल में ऑनलाइन स्कॉलरशिप मिली, तो मैं वहाँ पे अपनी अभी ऑनलाइन रिमोट लर्निंग कर रहा हूँ। आई बिलीव एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, या हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो कोर्स वर्क डिज़ाइन है वो ठीक नहीं है या उसमें कुछ फ्लॉज हैं, बट आई फील एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन इज़ नॉट डिग्री। मैं ये बोलूँगा कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट, डिग्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वट मैटर्स एट द एंड इज़ द स्किल। आपकी डिग्री मैटर नहीं करेगी, बट स्टिल एजुकेशन मैटर्स, सो दैट्स व्हाई आई एम स्टिल परस्यूइंग एंड आई विल कंटिन्यू परस्यूइंग। ओमकार, आप देश का भी गौरव हैं, जम्मू कश्मीर का भी गौरव हैं। सबसे बड़ी बात ये कि आप ये इनोवेशन कर रहे हैं। इस इनोवेशन को सोचने के लिए, करने के लिए सबसे बड़ी सहायता, सबसे बड़ी मदद किससे मिली? फैमिली सपोर्ट, क्योंकि जब भी मैंने इसके बारे में कुछ करा, या आई वॉज स्पेंडिंग टाइम, मैं 10th में था उस टाइम, मेरे बोर्ड्स थे एंड कोविड का टाइम था, तो बोर्ड्स के टाइम पे ये सब करना तो किसी भी पेरेंट्स का तो दिमाग ख़राब हो जाएगा कि बच्चे का बोर्ड है और बच्चा इन चीज़ों में लगा हुआ है। बट दे वर सपोर्टिव। अलग बात है क्योंकि बोर्ड्स है वो पेरेंटल इश्यूज़ होते हैं, वो उन्होंने भी काफ़ी बोला, बट एट द एंड दे वर वेरी सपोर्टिव इन चीज़ों में। और बाकी जो रिसर्च था, आई एम ऑलवेज फॉन्ड ऑफ रीडिंग रिसर्चेज एंड आई बिलीव जब आप एक कोर्स लेते हो एक स्पेसिफिक, तो आप उसमें स्टक हो जाते हो। सो आई कीप एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ। तो मैंने ये जब चीज़ें बनाए, अब इसको देखो, अगर ये ब्रेड बोर्ड पे बना है, एक काफ़ी ज़्यादा रैंडम वायर्स वाला स्ट्रक्चर है एंड वो एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर है। तो जब हमने ये आज से 2 साल पहले बनाया तो इसका ये हालत थी, एंड टुडे वी हैव अ वेरी प्रोफेशनल मॉडल दैट इज़ कैपेबल ऑफ गोइंग टू स्पेस। सो दिस इज़ द आइडिया। आई मेड थिंग्स, आई ब्रेक थिंग्स। बनाया, तोड़ा, कर करके काफ़ी नुकसान हुआ आइल से, बट एट द एंड जो मैंने सीखा है वो मुझे नहीं लगता अगर मैं कोर्स करता इसके ऊपर तो मुझे सीखने को मिलता, बिकॉज मेरी हैंड्स ऑन लर्निंग नहीं होती। मुझे ये पता होना था कि कैसे बनाना है, बट मुझे ये नहीं पता था कि कैसे तोड़ना और कहाँ गलतियाँ होती हैं। सो आई बिलीव लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। फ्रॉम मिस्टेक्स एंड फेलियर्स मेड मी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। 16 साल की उम्र में ओमकार ने फेलियर से बहुत कुछ सीखा है
ओमकार एक सैटेलाइट उन्होंने बनाया है। सैटेलाइट जो है इसरो इसे स्पेस में भेजेगा और सैटेलाइट को लेकर ओमकार बहुत आशान्वित हैं। लेकिन साथ में ही ओमकार से आपने ये बात भी सुनी होगी कि 16 साल के बच्चे को ये भी पता है कि जब से ये सैटेलाइट मेरा स्पेस में जाएगा, चूंकि ये उस एनवायरनमेंट में और उस लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में नहीं बना है जिसमें बनना चाहिए था, मेंटरशिप नहीं है उस तरह की जिस तरह की होनी चाहिए थी, फेलियर के चांसेस भी हैं। यानी ओमकार पहले से फेलियर के लिए तैयार है, लेकिन हौसला और यकीन इतना ज़्यादा कि ओमकार कहता है कि मेरा ये सैटेलाइट स्पेस में जाएगा और जो स्पेस में जिस मिशन पर इस सैटेलाइट ने जाना है, अपने मिशन में ये कामयाब होगा और आने वाले वक्त में रिसर्चर्स के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। लेकिन हमारे लिए ख़ास बात ये कि ओमकार जम्मू से हैं, उम्र 16 साल है और कमाल का दिमाग रखते हैं।